अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एयरटेल में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेजबान ज़ीनत सरफराज और उम्मीद करती हूं कि आपके दिन का आगाज जो है वो बेहतरीन हो गया होगा और दुआ को भी हूं कि हर गुजरते दिन के साथ जो है वो आपके चेहरों की मुस्कुराहट बरकरार रहे। हर गुजरते दिन के साथ आप जो है वो पहले से बहुत बेहतर फील करें, क्योंकि अल्लाह करे आपकी हेल्थ भी बहुत ज्यादा अच्छी रहे। और जिस तरह से कारोबारी मामला आजकल चल रहे हैं, टेंशन तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बेहतरीन अमल ये होना चाहिए कि हम जो है वो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहें और अपनी जिंदगी में जो है वो इन अप्स एंड डाउन से बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। गलतियां करना हमेशा मैं कहती हूँ कि बुरा नहीं है, गलतियां करना अच्छा है, लेकिन उन गलतियों से सीख ना लेना ये बहुत गलत बात है। अगर आप कुछ सीखते नहीं हैं और इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं तो आपकी गलतियों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गलतियां जो है वो बजाते खुद में जो है वो किसी भी तरह से एक गलत अमल नहीं है। और जो है वो बच्चों का भी आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आजकल गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा हो गई है और बच्चे घरों पे होते हैं तो उनका भी खास ख्याल रखा करें। उनके लिए इंडोर एक्टिविटीज को प्लान करें, बड़ों का बहुत ज्यादा आपने ख्याल रखना है। और मौसम की शिद्दत में जिस तरह से इजाफा हो रहा है और आजकल से जिस तरह से नमी बढ़ती जा रही है वो बड़ी खतरनाक हद तक जो है वो आपको सेहत से आपकी सेहत को मुतासिर करती है। तो आज वेदर की क्या अपडेट्स हैं, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद के टेम्परेचर पर नजर डालें तो आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, साथ ही नमी की वजह से जो है वो मौसम बड़ा ही अजीब सा हो गया है। आपको जो है वो बड़ी घुटन सी भी फील होने लगती है, सफोकेशन होने लगती है। तो खुली जगहों का जो है वो वहां पे उनको सिलेक्ट किया करें, ताकि जो है अगर वैसे भी किसी रूम में बैठ रहे हैं, हर घर में जो है वो AC की या जो है वो एयर कूलर की सहूलत मौजूद नहीं होती, तो कोशिश करें किसी इस तरह के कमरे में बैठे जो कि हवादार हो, पंखा चल रहा हो और आपकी जो है कमरे में नमी की वजह से सफोकेशन नहीं हो। और अगर आप रास्ते में हैं तो कुछ कुछ टाइम के बाद जो है किसी हवादार जगह पर, खुली जगह पर, सायादार जगह पर जरूर रुक के थोड़ा सा स्टे किया करें, पानी वानी पिया करें। और साथ ही जो है अपनी व्हीकल की मेंटेनेंस का ख्याल रखना। मौसम की बड़ी जो है वो शदीद जरूरत है, क्योंकि मौसम शदीद गर्म होता है और उसमें अगर आपकी मोटर बाइक या आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो उसमें आपको बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका ख्याल रखा करें। सिर्फ मौसम की तब्दीली से खुद को पानी पीना या सिर्फ आपके फेस को या सर को ढांपना जरूरी नहीं होता, साथ ही साथ जो है वो इस तरह की चीजों का भी ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी व्हीकल की मेंटेनेंस का ख्याल रखें। अपने साथ पानी की एक एक्स्ट्रा बॉटल रखें, एक खुद के लिए रखें, एक अगर रास्ते में आप किसी को देख रहे हैं और किसी के पास जो है वो पानी की जो है वो दस्तयाबी नहीं है, किसी के पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उसको भी उसके साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है। और वैसे भी फी सबीलिल्लाह भी अगर कोशिश करें कि अगर आपके पास पॉसिबल है तो घरों के बाहर कोई वाटर कूलर वगैरह रख दिया करें या इस तरह की कोई सहूलत रख दिया करें, ताकि आने जाने वालों के लिए, राहगीरों के लिए आसानी हो जाए। तो ये छोटे छोटे अमाल हैं जिससे हम अपनी जिंदगी को और दूसरों की जिंदगी को बहुत ज्यादा आसान बना सकते हैं। और हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा आसानियों के लिए, हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा मामूलात इस तरह से होते हैं जो कि हम सीखते हैं, तो उसके लिए हमारी तालीम बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। आजकल जिस तरह से पाकिस्तान के लिटरेसी रेट की हम बात कर रहे हैं, बड़ा कम हमें होता दिखाई दे रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल से, कॉलेज से बाहर हैं, लेकिन साथ ही साथ एक ट्रेंड और भी बहुत अरूज पा रहा है और वो है ओवरसीज स्टडीज के हवाले से। बच्चे जो है वो बाहर जाके स्टडी करना प्रेफर करते हैं और ऑलरेडी कर रहे हैं। उनके लिए किस तरह के चैलेंजेस हैं, किस तरह के मसाइल हैं और ये ट्रेंड जो है वो क्यों इतना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है, इसी पे हम आज बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अदनान गफूर, CEO स्टडीड ग्लोबल, और साथ ही साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक हैं, आप कैसे हैं जहांगीर? आजकल मैंने जैसे बात की है कि हमारे यहाँ दो तरह के तासुर पाए जा रहे हैं। एक तो पाकिस्तान में रहने वाले जो बच्चे हैं वो इब्तदाई तालीम से बहुत दूर हैं, और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे इस तरह के स्टूडेंट हैं जो कि ओवरसीज कंट्रीज में जाकर जो है पढ़ाई को तरजीह दे रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? जी जनाब, बहुत शुक्रिया आपका सिटी 41 के तरफ से। ये बहुत अहम नुकता है जहाँ पे आपने डिस्कस करने के लिए मुझे बताया। बेसिकली देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो आपके दो क्वेश्चंस हैं, एक तो जो पाकिस्तान में जो बच्चे स्टडी से बहुत दूर हैं वो डेफिनेटली उसमें हमारे पेरेंट्स का और हमारी गवर्नमेंट का बहुत रोल होता है। जैसे कि दुनिया भर में जो बेसिक स्टडी है उसको गवर्नमेंट अफोर्ड करती है, और इसलिए इस जो मेन वजह है वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत अच्छा रहता है। सो हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इस तरह का थोड़ा सा फुकदान है, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो पेरेंट्स हैं वो भी इन चीज़ों को, जब तक पेरेंट्स को एजुकेट नहीं करेंगे तब तक वो बच्चों को अपने
स्टडी की तरफ लेके नहीं जाएंगे। और दूसरी जहाँ तक आपकी बात है, हाँ ये पिछले कुछ अर्सा से बहुत तेज़ी से ये चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं। लोगों को, जो बच्चे एजुकेशन सेक्टर में आते हैं, उनको बहुत क्रेज होता है और लोग हायर एजुकेशन की तरफ मूव करते हैं। और हायर एजुकेशन के लिए जो ओवरसीज स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओवरसीज स्टडी से बच्चों में बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। जब वो क्लासरूम्स डिफरेंट कंट्रीज के लोगों के साथ शेयर करते हैं तो उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक। तो उससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो कुछ कंट्रीज़ ने, जब जैसे कि लाइक हम एग्जांपल देते हैं, यूके जैसे कंट्री ने अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ में काफ़ी लीनियट लेके आए हैं, जिससे एजुकेशन पाकिस्तान से लोगों का, दुनिया भर से हायर एजुकेशन के लिए लोगों का काफ़ी सारा ग्राफ ऊपर गया है। उससे हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें, जब वो लोग ग्रेजुएट होके आते हैं और आके हमारे कंट्रीज में सर्व करते हैं, उससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। और आपको पता है आजकल माशी हालात की वजह से भी लोग प्रेफर करते हैं कि स्टडी के साथ वहाँ पे, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं तो लोग वहाँ पे प्रेफर करते हैं उसको। बिल्कुल ठीक है। जहांगीर, जिस तरह से ट्रेंड ये बढ़ रहा है, इसके पीछे की एक वजह ये भी है कि यहाँ से लोग बड़ा खौफजदा हो गए हैं कि यहाँ पे वैकेंसीज नहीं है, यहाँ पे काम के लिए उनको कोई फ्यूचर दिखाई नहीं देता। इसलिए आजकल पेरेंट्स भी कहते हैं कि थोड़ा सा जो है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल में आ जाओ, थोड़ी सी तंगी बर्दाश्त कर लो, लेकिन बच्चे को जो है पढ़ाई के लिए बाहर भेज दो। बच्चों का पढ़ाई के लिए बाहर जाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन बेशतर हम देखते हैं कि वहां बच्चे चले तो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वापस आना जो है वो थोड़ा सा उनके लिए डिसीजन करना मुश्किल हो जाता है। वापसी की ना आने से पाकिस्तान के लिए कितना नुकसान है? ज़ीनत, सबसे ज़्यादा जो ये प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है ना, पिछले कुछ साल, 1-2 साल से तो बिलखसूस के ट्रेंड जो है बढ़ता जा रहा है। अच्छा, रीज़न उसकी है कि पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में। अब हर बंदे को चाहिए होता है कि अगर वो कोई जॉब करे सिक्योर हो, बिजनेस करे सिक्योर हो। अब ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज इतना डाउन हो चुका है कि जो इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया यहाँ करना चाहती थी वो भी अब पीछे हाथ खींच रहे हैं। मतलब CPAT सबसे बड़ा मैं समझता हूँ इस वक्त एग्जांपल है उसकी, कि जिसको अभी तक वो सक्सेसफुली नहीं चल सका। पहला फेज उसका नाकाम हुआ, मुकम्मल टाइमली नहीं हो सका। रीज़न उसकी थी कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर चाइना के वो नहीं आए। अब उससे क्या होता है कि ज़ाहिरी बात है, जब आपकी ग्रोथ रुक जाती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक जाती है आपके बच्चों के लिए जॉब के मौके कम हो जाते हैं। अब हम क्या कहते हैं पाकिस्तान में पढ़े लिखे बेरोजगार, कि हमारी यूनिवर्सिटीज डिग्रियां प्रोड्यूस करी जा रही है, आगे खपत कोई नहीं है उसकी। अच्छा, एक तो ये है कि हम डिमांड भी नहीं देखते कि कौन सी डिग्रीज की डिमांड है और बच्चे कौन सी डिग्री करें जिसमें दाखिला मिले। हमारे यहाँ वो है कि बस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। आम एक जो ट्रेंड चल रहा है ना, कि जिसने पढ़ना है किसी भी डिग्री में जॉब मिल जाए दाखला, उसने एडमिशन ले लेना। उसका अपना इंटरेस्ट क्या है, उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, उस डिग्री में वो ग्रो कर सकता है नहीं कर सकता, ये कोई नहीं देखता। अब जिसने बाहर जाना है ना, वो सोच समझ के किसी ना किसी में जाएगा। बिल्कुल। वो ऐसे नहीं है कि जिसमें दाखिला मिलता है उसमें दिलवा दें। उसकी कोई ऑप्शन होंगी कि मैंने इसमें जाना है, इसमें जाना है। अच्छा, उसके अलावा 2 तरह के लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं। एक है वो जो स्टडी के पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटली तौर पर प्रिपेयर होकर कि मैंने वहाँ स्टडी करना है, उसको इम्प्रूव करना है, स्किल सीखनी है, वापस आना है या वहाँ पे रहना है, ग्रो करना है। दूसरे वो लोग हैं जो बड़ी तादाद में हैं, जो कहते हैं हमने सिर्फ पाकिस्तान से स्विच करना है। हाँ। अच्छा, उसके लिए सबसे आसान रास्ता है एजुकेशन के थ्रू, कि आपने कोई क्वालिफिकेशन जहाँ से ली है उससे नेक्स्ट डिग्री या उसके पैरेलल डिग्री वहाँ अप्लाई करें, एडमिशन लें। क्योंकि बहुत सारी हमारी डिग्रीज ऐसी हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे पहले 2 ईयर वाला प्रोग्राम हमारा होता था, उसको शिफ्ट किया इन्होंने 4 ईयर पे, सेमेस्टर सिस्टम पे। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ मैच हो ताकि हमारा बच्चा एक्सेप्ट हो, क्योंकि एडिशनल कोर्सेज और वो सारे फिर काफ़ी बचत हो जाती है। तो हमारे यहाँ अब बच्चों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड वो भी है कि हम यहाँ से किसी तरह निकल जाएं। क्योंकि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटीज़ हमारे यहाँ नहीं है। बिजनेस अगर करना चाहें उसके 100 मसाइल हैं यहाँ पर। टैक्सेस, बिल इतने ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ। आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग जो है ना वो इतनी बढ़ चुकी है कि आप कुछ भी करेंगे तो आप मारे जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अदनान, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जब आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका ज्यादातर कंसर्न किस तरह के होते हैं, किस तरह के उनके डाउट्स होते हैं और किस तरह की गाइडेंस आप जो है उनकी ऑब्वियसली काउंसलिंग वगैरह भी साथ कर रहे होते हैं, ये भी बताइएगा। और साथ ही साथ किस जो है ओवरसीज स्टडीज के लिए कौन सी कंट्रीज की डिमांड ज्यादा है या आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ये कंट्रीज जो है वो बेहतरीन है? जी ज़रूर। जैसे कि अभी जहांगीर भाई ने
बताया कि यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, इसी को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा कि हम लोग बगैर डिसाइड किए हुए ना कुछ बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवा देते हैं। बेसिकली हम लोग ये नहीं देखते कि बच्चे का फोकस किधर है, इंटरेस्ट क्या है और फर्दर फ्यूचर में प्लान्स क्या है, फर्दर इस डिग्री की वैल्यूज क्या होगी। जब हम स्टूडेंट्स को इंटरव्यूज की प्रिपरेशंस करवाते हैं वहाँ पे ना वो लोग इन चीज़ों को बहुत वैल्यू देते हैं। वो पूछते हैं व्हाई यू चूज दिस कोर्स एंड व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स। बेसिकली वो प्लान्स करते हैं चीज़ों को। अब वो स्टूडेंट्स को देखना होता है, वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने डिग्रीज की कैटेगराइज बनाई है कि किस डिग्री में आप कोर्स एडमिशन लेते हैं तो उस डिग्री की जॉब वैल्यूज क्या है। जैसे लाइक अभी वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारा यूके की अगर हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को काफ़ी प्रमोट किया जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी डिग्री है जिसमें आप कोई भी बिजनेस करना है, किसी तरह की आपने किसी भी फील्ड में जाने के लिए एक बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजर होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी अपने कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है उसका एक मैनेजर होता है, उसको मैनेज करके उसका पूरा एक सिस्टम है। दुनिया की टॉप 10 जॉब्स में से प्रोजेक्ट मैनेजर की एक जॉब है। सो वो लोग इन चीज़ों को बहुत वैल्यूज देते हैं। हमारे यहाँ पे इन चीज़ों को वैल्यूज नहीं दी जाती। हमारे होता है कि बच्चे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, किसी भी कोर्स में एडमिशन हो गया, बच्चा BS ऑनर कर लेना चाहिए, बच्चे के पास 16 साल की क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दिस इज नॉट अ वे टू स्टडी। अब दुनिया भर में जो स्टडी है उसको समराइज करते जा रहे हैं, उसका ड्यूरेशन स्पैम कम करते जा रहे हैं। जैसे यूके में BS ऑनर जो डिग्री है वो 3 साल की है, हमारे यहाँ पे अभी भी वो 4 साल की है। सो इस तरह की कुछ टेक्निकलिटीज हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट्स को, हमारे पेरेंट्स को इन चीजों पे सोचना पड़ेगा कि हम बच्चे का फ्यूचर प्लान्स क्या है। अब IT का बहुत स्कोप है। हमारे बच्चों को वो चीजें, अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे बच्चा BSc करके निकल आता है लेकिन उसको बेसिक चीजों का भी नहीं आइडिया होता। तो इसके साथ स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में भी बच्चों को बहुत जरूरी है कि उनको आप प्रैक्टिकल भी साथ करवाते जाते हैं तो वो चीजें बहुत आपको फ्यूचर में हेल्प आउट करती हैं। सो इस तरह दूसरी जो बात है आपकी कि किन कंट्रीज में देखें जो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 3 डेस्टिनेशंस हैं, उनमें सबसे पहले अब US है डेस्टिनेशन, उसके बाद UK है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये 3 डेस्टिनेशंस हैं जिन पे स्टूडेंट का ज्यादा ओवरसीज स्टूडेंट्स का फोकस भी होता है और यहाँ पे दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज भी अवेलेबल हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर हम क्योंकि इस वक्त यूके का वीजा रेशो बहुत अच्छी है, उन्होंने अपनी वीजा पॉलिसीज में बहुत लीनियट्स हैं, तो इसलिए लोगों का ट्रेंड जो है वो ज्यादातर इस वक्त यूके की तरफ है। बिल्कुल ठीक है। और ओवरसीज स्टडीज के लिए अगर आप जो है उसको प्रेफर कर रहे हैं तो और किस चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और अगर आप वहां पे ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं तो आपको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, इनिशियली कौन सी चीजें ऐसी जिनके बारे में आपको हाव ना होनी चाहिए, ये तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एटन और ओवरसीज स्टडीज के हवाले से जितने भी बच्चों के दिमाग में डाउट्स होते हैं हम कोशिश करते हैं कि गाहे बगाहे इस तरह के सेशंस रखें ताकि पेरेंट्स के लिए भी और जितने स्टूडेंट्स हैं जो कि ख्वाहिशमंद हैं कि वो बाहर के ममालिक में जाके जो है वो अपनी तालीम को जारी रख सके, उनको पता हो कि बेसिक्स चीज़ें क्या हैं, किस तरह की चीज़ें उनको पता होनी चाहिए, किस तरह की नॉलेज उनके पास होनी चाहिए। क्योंकि जहांगीर कम अगर आपके पास नॉलेज है तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है और ज्यादा नॉलेज का हो जाना भी आपके लिए जो है ना वो भी नुकसानदेह होता है। तो बैलेंस, आपके पास रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे यहाँ आम तासुर ये पाया जाता है कि चचा के बेटे ने ये किया है तो आप भी कर लो, ताया के बेटे ने या फलां रिश्तेदार ने ये किया है तो आप भी कर लो। हमारे यहाँ वो रिसर्च वाला काम नहीं है। लोग ये नहीं समझते कि जो स्टेप हम लेने जा रहे हैं वो हमारे लिए इन फ्यूचर कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अच्छा, हमारे जीनत जो पाकिस्तान में बिलखुसूस मैं समझता हूँ हमारी सोसाइटी में ना डाइवर्सिटी को इतना पसंद नहीं किया जाता। वो कहते हैं कि जो कोलों का बैल है ना उसी की तरह आप लगे रहो। आपकी फैमिली में अगर एक डॉक्टर बन गया ना तो आप समझ लें कि आपकी 10 पुश्तें आगे डॉक्टर ही बनेंगी। आपका कोई एक बन गया इंजीनियर तो आपने कहना सारे आगे वाले बच्चे इंजीनियर ही बनेंगे। तो हमारे यहाँ 2-3 चीज़ों में हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट स्टक होकर रह गया है और मैं गारंटी से कहता हूँ कि इंटरमीडिएट तक 99% बच्चों के माइंड में कोई तीसरी फील्ड ही नहीं होती। वो शुरू से बच्चा 10-12 साल तक जो एजुकेशन लेता है ना उसके माइंड में ये होता है या मैं डॉक्टर बनना है या मैंने इंजीनियर बनना है, और कुछ ना हुआ तो टीचर बन जाऊंगा। हाँ, अब आके कुछ ICS भी इसमें ऐड हो गया। जैसे पहले एक स्पैन, छोटा सा स्पैन आया था ICOM का,
जी जी जी, अब वो बिल्कुल खत्म हो गया, वो आईकॉम में कोई दाखिला ही नहीं लेता। दाखिला ही नहीं लेता। ठीक है, एक छोटा सा स्पैन आया था। अब आईसीएस, एफएससी, मेडिकल इंजीनियरिंग, ये तीन बच्चों के माइंड में इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं होती, क्योंकि हमने बच्चों को शुरू से बताया ही नहीं है कि आपके पास बेशुमार फील्ड्स हैं। यस, अब सिर्फ जीसी यूनिवर्सिटी मोर देन 50 प्रोग्राम में हाँ बीएस जी, करवा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चों को पता ही नहीं है। ये पता कब चलता है? जब उसको पहला फेलियर मिलता है, जब उसका एफएससी के बाद उसकी ख्वाब के मुताबिक। अच्छा, कॉम्पिटेंसी उसके पास होती नहीं है। हर बच्चा चूंकि वो सोच रहा होता है कि मैंने डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है एफएससी मेडिकल इंजीनियरिंग करके, तो उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं होती हर बच्चे की। ये देखिए, अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। तो एक घर में भी 5 अगर अफराद हैं, 5 भाई हैं, तो वो भी सारे बराबर नहीं है उनकी कॉम्पिटेंसी। तो आप किस तरह सोचते हैं कि हर बच्चा जो एफएससी करेगा वो आगे जाके डॉक्टर इंजीनियर ही बनेगा? क्योंकि Exactly. बच्चों के माइंड में हमने ज्यादा, इससे ज्यादा सोचने की सलाहियत ही नहीं दी उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो इसी तरह से जब बच्चे फेलियर देखते हैं तो फिर उनको जहां एडमिशन मिलता है वो ले लेते हैं। इसी तरह जब वो आगे जाते हैं फॉरेन एजुकेशन वाली साइड पे, क्योंकि हमने उनको एक्सपोजर नहीं दिया कि बाहर की यूनिवर्सिटीज को खुद सर्च करें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जी, और किस तरह से उनको हमने देखना है, कोर्सेज वहाँ किस तरह सिलेक्ट करने हैं। तो ये भी ब्लाइंडली किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं और कहते हैं जी हमें बाहर भिजवा दें। हाँ। हमारे एक बच्चे का माइंडसेट, हमारे यहाँ जिस तरह यूनिवर्सिटी में, पहले मैंने बात की कि हमारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना मकसद होता है, स्पेसिफिक डिग्री मकसद नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। बाहर जाते वक्त भी स्पेसिफिक मकसद हमारा, कोई टारगेट अचीवमेंट नहीं होता। हम कहते हैं हमें बाहर भिजवा दें, किसी भी जगह दाखिला मिले। तो वही ट्रेंड जो पाकिस्तानी यहाँ करते हैं वो वहीं करते हैं। अपनी ऑप्शन नहीं होती कि मैंने यहाँ जाना है। एक्चुअली हमें ना पकी पकाई खीर खाने की इतनी आदत हो गई है कि हम वो रिसर्च वर्क की जो है ना वो भी जहमत नहीं करते। हम कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप बेस्ट सजेशन दें, हमारे अंदर की क्या कैपेबिलिटीज है, उसको हम कभी भी जो है ना वो फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करते हैं। बच्चा अब तक आ गया, अब आगे उसने ओवरसीज कंट्रीज में जाना है, तो कौन सी ऐसी मालूमात है या इंफॉर्मेशन है जो उसके पास होनी चाहिए ताकि वहां जाके उसका जो सर्वाइवल है वो ईजी हो सके? जी, एक्चुअली देखिए, जहाँ तक बात आपने की स्टूडेंट्स जब आता है ना, हमारे पास भी इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। ये डिपेंड करता है, जब देखिए, जब आप एक कंसल्टेंट है ना, कंसल्टेंट का मतलब है आप उसको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते Yes, हैं। exactly. आप अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंगली उसकी एवेल्युएशंस करते हैं। अब हमारे अनफॉर्चुनेटली चल क्या रहा है कि पहले, अब से कुछ अर्सा पहले ना, कुछ एक लिमिटेड से लोग थे जो सिर्फ उनका फोकस था बच्चों को बाहर भेजना। अब जो मैं आपको बताता हूँ कि हम स्टडी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से हम करते क्या है, हम लोग स्टूडेंट्स को मकसद बाहर भेजना नहीं होता। हमारे पास एक पूरी प्रॉपर टीम है जो कि जिसका काउंसलर्स, जिसका हमने डेजिग्नेशन एक उसको असाइन किया कि वो काउंसलर्स हैं। वो स्टूडेंट्स की पूरी फाइल को, उसका पूरा बैकग्राउंड को एवेलुएट करते हैं। हम स्टूडेंट को, जब स्टूडेंट हमारे पास आता है ना, हम स्टूडेंट की मैट्रिक और इंटर की बेस पे उसको एवेलुएट कर लेते हैं कि स्टूडेंट कहाँ पे स्टैंड करता है, स्टूडेंट की कोर वैल्यूज क्या है। उसके मुताबिक हम स्टूडेंट को, जो हमारे काउंसलर्स हैं, वो उसको पूरा 5 से 6 साल का प्लान बना के देते हैं। उसकी पूरी काउंसलिंग करते हैं कि आने वाले 5 से 6 साल के बाद आप कहाँ पे स्टैंड करेंगे। हमारा मकसद बेसिकली स्टूडेंट्स को सिर्फ बाहर भेजना नहीं, ना ही स्टूडेंट को सिर्फ एडमिशन करवा के देना होता है। हम स्टूडेंट्स को पूरी काउंसलिंग करते हैं, उसका पूरा कैरियर प्लान्स बना के देते हैं। बिकॉज जैसे अभी पहले क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि वहां पे वो जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इंटरव्यूज में ये क्वेश्चंस रेज करती हैं, व्हाट इज योर कैरियर प्लान्स। सो हम स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली जो हमारी एक्सपर्टीज है उसको यूटिलाइज करते हुए देखते हैं कि स्टूडेंट्स का हम कैरियर प्लान्स क्या बना सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर हमारी एडवाइस के मुताबिक चलता है तो स्टूडेंट आने वाले 5 से 6 सालों में कहाँ पे स्टैंड करता है। अब ये लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है और चीजें काफी सारी ओवरकम होती जा। पहले लोगों का ट्रेंड होता था जी, स्टूडेंट्स आता है तो पंजाबी में कहते हैं जी साढ़े मुंडे तुसी बाहर भेज देना है। अब वो ट्रेंड थोड़ा सा हम जब से ये पिछले 5, 6, 7 सालों में अब कुछ अच्छे दोस्तों ने, कुछ अच्छी कंपनी से मिलकर ये चीजें प्लान की हैं, कुछ चीजों को आगे लेके चले कि अब ये ट्रेंड कम करते जा रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स को हम गाइड करते हैं, स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं कि ये कुछ चीजें हैं, आप इन पे पहले रिसर्च करके आए। कुछ यूनिवर्सिटीज की हम लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट प्रोफाइल। उस पर फिर स्टूडेंट को एडवाइस करते हैं कि आप इसको पहले रिव्यू करें, आप इनमें से किस कोर्स में जा सकते हैं, कौन सा कोर्स आप आगे फर्दर कैरी ऑन कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे बीएस प्रोग्राम में, बीएससीएस प्रोग्राम में
6-7 कोर वैल्यूज जो उनके मॉड्यूल्स हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटीज है, डाटा एनालिटिक्स है, बिग डाटा है, डाटा साइंस है। सो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हम स्टूडेंट्स को ये ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंगली फिर उस पर रिसर्च करता है, उसके मॉड्यूल्स को देखता है, देन हम उसको डिसाइड करते हैं कि हमने इसको किस प्रोग्राम में फर्दर एडमिशन के लिए लेके चलना है। सो बेसिकली ये चीजें हमें बेसिक से ही लेके आनी चाहिए। जैसे अभी जहांगीर भाई ने डिस्कस किया कि हमारे लोगों का, हमारे पेरेंट्स का एक माइंडसेट बन चुका है 3 फील्ड का, डॉक्टर बनना है, हाँ। इंजीनियर बनना है, अगर नहीं बन सके तो फिर टीचर बनना हाँ, है। देखिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारी ऐसी और डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें मैनेजमेंट की फील्ड्स है। आप मैनेजमेंट की डिग्रीज करते हैं, मीडिया से रेलिवेंट बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, एग्रीकल्चर से रेलिवेंट प्रोग्राम्स हैं। हम उन चीज़ों की तरफ हमारा फोकस नहीं है, हमारा ट्रेंड नहीं है। अब कंप्यूटर साइंस इतनी वास्ट फील्ड है, आईटी इतनी वास्ट फील्ड है कि इंडिया जैसा मुल्क अपनी इतना बड़ा मुल्क है, अपनी पूरी मैशत आईटी के सिस्टम पे चला रहा है। हाँ, ऐसा ही है। सो हमें भी इन चीज़ों की तरफ अब निकलना है, क्योंकि दुनिया ग्लोबलाइज होती जा रही है। अब बहुत सारे ऐसे काम जिसको हम आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स कहते हैं, तो ये हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को स्किल्स नहीं होंगे। दुनिया भर में इन चीज़ों पे प्रॉपर डिग्रीज हैं। अच्छा, बच्चों का साथ में ये भी होता है कि अगर बाहर जाके वो स्टडी कर रहे हैं, साथ में जो है वो पार्ट टाइम कोई ना कोई जॉब कर लें, या फिर अपने सर्वाइवल के लिए वहाँ पे अपने कोई हॉस्टल की फी वगैरह निकालनी है, या अपना खाने पीने का, ये सब चीज़ें हैं। तो वहाँ पे जो हमारी ऑलरेडी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ बैठी हैं, या ऑलरेडी हमारे जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, वो एक दूसरे को किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं, और जॉब की ड्यूरिंग दैट स्टडी आपके पास कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं? हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। देखिए उसमें हमारे यहाँ पे फुल टाइम जॉब का कंसेप्ट है। दुनिया भर में फुल टाइम जॉब का कंसेप्ट नहीं है, वो पार्ट टाइम जॉब को भी प्रेफर करते हैं कि आपके पास 4 घंटे हैं, आपने दिन में 4 घंटे स्पेयर किए, आप किसी न किसी एक अच्छी किसी जगह पे जाके 4 घंटे अपनी जॉब कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक ट्रेंड है हमारे मुल्क में। देखिए ऐसा कहीं पे भी आपने नहीं देखा होगा कि जी किसी पे पार्ट टाइम जॉब की फैसिलिटी है, जी आपको 4 से 6 घंटे आपके पास स्पेयर है तो आप 4 से 6 घंटे जॉब कर सकते हैं। जहाँ तक दूसरी बात है कि हमारी यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं, वो कम्युनिटीज़ बहुत हेल्प आउट करती है अनटिल अनलेस के हमारे लोग अप्रोच करें। ठीक है। जब हम अप्रोच नहीं करते, जब हम खुद से कोशिश करते हैं, डेफिनेटली अच्छी बात है, खुद से कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ऑन ग्राउंड हम कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे कोलीग्स हैं, जो हमारे क्लास फेलोज होते हैं, उनके साथ अगर आप चीज़ें डिस्कस करते हैं, सो वो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। और स्पेशली ओवरसीज में हम लोग बाहर जाते रहते हैं, तो वो लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ। बट अच्छी बात यह है कि वो अंडरस्टैंड करते हैं कि जो चीज़ें हमने पास्ट में फेस की थी, जो डिफिकल्टीज फेस की थी, चले हम आने वाले जो हमारे बहन भाई हैं, दोस्त हैं, उनको हम फैसिलिटेट कर सकें, वो ये चीज़ें फेस ना कर सकें। वो प्रैक्टिकली उन सब चीजों से गो थ्रू होते हैं, तो उस चीज से आपको वो बचा सकते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। हम अपने जाती मुफाद के बारे में तो हमेशा जहांगीर सोचते हैं, एक बच्चा अपने फ्यूचर के बारे में सोच के जो है वो बैरून ममालिक जाता है, लेकिन उसकी बाहर जाना, स्टडी करना, कोई अच्छी डिग्री लेना, कोई स्किल सीखना, देन पाकिस्तान वापस आके सर्व करना, पाकिस्तान के फ्यूचर को कितना सिक्योर बना देगा? अच्छा, पाकिस्तान वापस मेजॉरिटी वो आते हैं जो ऑलरेडी यहाँ इंगेज होते हैं किसी इदारे के साथ, और वो स्टडी पर्पस के लिए बाहर जाते हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज़ के साथ जाते हैं स्टडी लीव पर, और बाहर उनका एक होता है स्पेसिफिकली कि कम से कम 5 साल वो वापस आके सर्व करेंगे। अदरवाइज उनको कोई श्योरिटी बॉन्ड जाके देना पड़ता है, या कोई ना कोई और बयान हल्फी देना पड़ता है। तो इस हवाले से जो प्राइवेटली लोग जाते हैं उनमें से बहुत कम। जहांगीर, मैं आपकी बात को यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट एंड ओवरसीज स्टडीज के हवाले से जितने भी हमारे कंसर्न्स होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारी तमाम देखने वाले ऑडियंस के लिए हम उनके माइंड के जितने भी सवालात हैं उनको जो है हल करने की कोशिश करें। और यहाँ पे ये भी बड़ा एक पॉइंट है जो कि हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से पहले, कि लोग चले जाते हैं, लेकिन ये आम तासुर पाया जाता है कि जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो कम ही वापस जो है वो पाकिस्तान आते हैं। तो आप इससे कितना ज़्यादा एग्री करते हैं? अच्छा, इससे ना हमारे मुख्तलिफ शहरों का मिजाज है। जैसे फैसलाबाद एक मैं समझता हूँ कि जिसको लेबर के हवाले से ज़्यादा है कि हमारे यहाँ पे माइंडसेट या तो मालिक वाला है या लेबर वाला है। अच्छा, जो मालिकान हैं वो इसमें कॉरपोरेट कल्चर डेवलप नहीं कर सके। वो यही समझते कि ये मेरा जनाब मुलाजिम जो है वो ऐसे समझते कि मेरा गुलाम है।
तो हमारे यहाँ एक तो सैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं है कि लोग बाहर से पढ़ के वापस फैसलाबाद में आके सेटल होना। तो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ये 3 सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पर आप बाहर से वापस आएँ तो आपको अच्छा कोई वेज मिल सकता है, आपको अच्छी सेटलमेंट हो सकती है। तो इसलिए छोटे शहरों के जो लोग हैं उनकी प्रायोरिटी यही होती है कि वो वहीं सेटल हो जाए। जैसे बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद के लोग बहुत ज़्यादा रेट उनका है कि वापस आने का जी, कि क्योंकि इस्लामाबाद एक अपॉर्चुनिटीज़ है, कराची की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाहौर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पे मल्टीनेशनल्स बैठी हैं, वहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर है, वहाँ पे अच्छी सैलरीज आपको मिल रही हैं। लेकिन फैसलाबाद और इस तरह छोटे जो शहर हैं यहाँ पर चूँकि इतनी ज़्यादा सैलरीज नहीं है, इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, मल्टीनेशनल्स का नेटवर्क नहीं है छोटे शहरों में इस तरह से, वो सारा इस्लामाबाद, लाहौर, या जैसे फॉर एग्जांपल अगर एनजीओ सेक्टर कोई देख लें, डेवलपमेंट सेक्टर कोई देख लें, वो बैठे होंगे लाहौर, इस्लामाबाद या कराची, वो इन जैसे छोटे शहरों में सिर्फ कोई एक आधा इवेंट करने आएंगे। जैसे जी होटल 1 में इवेंट रख लिया, सलीना में इवेंट रख लिया, फला, वो एक दिन के लिए आएंगे। तो एक दिन के लिए तो फैसलाबाद में पूरी टीम कोई हायर नहीं करेगा, तो इसलिए उनकी सारी टीम जो होती है वो यहाँ तो इस्लामाबाद, लाहौर या कराची, ये 3 मेन सिटीज़ है हमारे जहाँ पे आपको कोई लग सकता है कि बाहर से कोई वापस आए एडजस्ट हो जाए। अगर वापस उसने फैसलाबाद ही आना है तो उसमें वहाँ एक ही ऑप्शन है, वो यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पढ़ा रहा हो तो उसकी एक तो इंक्रीमेंट्स वगैरह लग जाती है हमारे, और एक कोई डेजिग्नेशन मिल जाता है जी बाहर से पढ़ के आए हमारे, वैसे ही एक ये तासुर भी है जी बाहर से पढ़ के आए। हाँ। तो हम उसको वैसे ही अपने आप को इंफीरियर और उसको सुपीरियर समझना शुरू कर देते हैं कि ये कोई आला मखलूक है जो बाहर से पढ़ के वापस भी आ गया है, हाँ। या आ गई। तो हमारे यहाँ एक माइंडसेट है, इसको अभी चेंज होते, इसको डेवलप होते टाइम लगेगा। इसके लिए मैं समझता हूँ हमारी यूनिवर्सिटीज़ को भी रोल प्ले करना चाहिए कि वो अपने भी लेवल्स को थोड़ा इतना ऊपर लेके जाएं कि हमारा बच्चा भी इंफीरियर फील ना करे, वो सुपीरियर फील करे कि मैं किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ग्रेजुएट हूँ, मैं यहाँ से मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी कोई क्वालिफिकेशन लिए, लेकिन हमारा एमफिल, पीएचडी भी खुद को नीचे वाले दर्जे में शुमार करता है, और कोई बाहर से उसके मुकाबले में सिर्फ खाली एमएससी करके आ गया हो, खाली ग्रेजुएशन ही करके आ गया हो, तो उसको अपने ऊपर देख रहा हम लोगों ने जैसे हवा बना लेते ना उस तरह का है। अच्छा ना, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं कि जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, यहाँ से जो जाने वाले हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, और क्या हमारे ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तान में कोई इस तरह की कोई पॉलिसी है, कोई लॉ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है अपने ओवरसीज स्टूडेंट्स को किसी तरह से सपोर्ट कर रही है, वहाँ पे अगर किसी तरह से उनको कोई प्रॉब्लम्स है तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए क्या जो है वो काम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट की सपोर्ट की बात है। जैसे अभी लास्ट आपने देखा था कजाकिस्तान में कुछ स्टूडेंट्स के इश्यूज बने थे, सो उन इश्यूज को डेफिनेटली गवर्नमेंट टेक ओवर करती है और गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट भी करती है। जैसे लास्ट कोविड आया था और जो हमारे स्टूडेंट चाइना में फंस गए थे, सो गवर्नमेंट ने उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए थे। ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट से इन चीज़ों पर वर्किंग ऑलरेडी कर रही होती। जो हमारे वहाँ पे जनरल कौंसल्स होते हैं वो सारी इन चीज़ों पर काम कर रहे होते हैं। जहाँ तक बात है कि स्टूडेंट्स को वहाँ पे इश्यूज किस तरह के फेस करने पड़ते हैं, और दूसरी चीज़ें जो स्टूडेंट के इश्यूज की बात है, स्टूडेंट देखें डेफिनेटली वहाँ पे स्टूडेंट्स ना अपने इश्यूज खुद क्रिएट करते हैं। वो कैसे? खुद क्रिएट कैसे करते हैं? लाइक वहाँ पे वेजेस है, गवर्नमेंट की एक सेट वेजेस है, आप अपने आप को अंडर द टेबल जाके सर्विस देना शुरू कर देते हैं। अच्छा। आप एक स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें। जैसे गवर्नमेंट्स ने वहाँ पे जब हम यूके की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने 20 आवर्स अलाउ किए हुए हैं कि 20 आवर्स आप अपनी जॉब कर सकते हैं। 20 आवर्स की वेजेस इतनी होती है एक वीक की कि आप अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट वहाँ की गवर्नमेंट आपको 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ऑफर करती है। जब आप अपनी डिग्री, आपका फोकस आपकी डिग्री होना चाहिए जिस पर्पज के लिए आप गए हैं। जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, ड्यूरिंग द डिग्री आपको सर्वाइवल के लिए गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। आप उनको स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली जॉब को अपनी को अवेल करें, अपनी स्टडी को फोकस करें। जो पहला साल आपका होता है या दूसरा साल आपका है, आप अपनी स्टडी को फोकस करते हैं। सो डेफिनेटली वो उस डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको काम करने की पूरी परमिशंस होती है। ऑफ डेज में भी आपको पूरी परमिशंस होती हैं, आप उन डेज को यूटिलाइज करें। अब हमारे वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, अच्छा मुझे जो है 2 दिन मेरी क्लासेस हैं और 4 दिन मैं फ्री हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे वेजेस थोड़ी कम भी मिलती है तो मैं जॉब अपनी कर लेता हूँ। सो उससे क्या होता है कि जो एक्चुअल जॉब करने वाले लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो आप लोग, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें, अपनी चीज़ों को मेंटेन करें। आप जहाँ पे सर्व कर रहे हैं, अपनी जहाँ पे आप अपना काम कर रहे हैं, अपना हक तो पूरा लेना।
हाँ, अपना पूरा मुआवजा लें, तो फिर वो इश्यूज नहीं आते। देखिए जब मैं जाता हूँ तो मैं जाके कहता हूँ जी ठीक है, मुझे आप 2 रुपए कम दे दें और मुझे रख ले, तीसरा जाता जी मुझे कहता जी 3 रुपए कम दे दें। सो वो अपने आप स्टैंडर्ड्स को खुद नीचे लेके जाते हैं। सो गवर्नमेंट उनकी इन चीज़ों पे काफ़ी काम करती है, और मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे ऐसा कोई बहुत मेजर इश्यूज आते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज और भी मेरे माइंड में आ रही है, मैं जरूर चाहूंगी कि हम देखने वालों के लिए इसे क्लियर करें। जैसे कि हमें यहाँ पे अपने आईडी कार्ड की जरूरत होती है, कार्ड चलाते हैं तो लाइसेंस की जरूरत होती है, या फिर अक्सर जैसे इंडिया वगैरह में है वहाँ पे जो है वो राशन कार्ड्स वगैरह भी चलते हैं। तो इस तरह की कोई लाइसेंस रिलेटेड या डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई चीजें हैं जो यहाँ से जाते ही स्टूडेंट्स को वहाँ करनी चाहिए ताकि वो अच्छे से वहाँ पे अपना सर्वाइवल कर सकें? हाँ, देखिए अभी जब हम लोग पहले बात कर रहे थे कि वहाँ पे लोकल कम्युनिटी क्या सपोर्ट करती है, वहाँ पे जब भी कोई यूके में स्टूडेंट जाता है तो उसको सबसे पहले अपना एक तो NI नंबर रजिस्टर कर, NI नंबर स्टैंड फॉर के नेशनल नंबर देना होता है। उससे उसको जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी उसकी फ्री हो जाती हैं। Okay. और उसके साथ साथ उसको जॉब के लिए जो उसका जैसे हमारे यहाँ पे ID कार्ड होता है, वहाँ पे BRP कार्ड उसको बोलते हैं, वो अपना BRP कार्ड वहाँ से कलेक्ट करता है। गवर्नमेंट उसको एक टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड देती है जिसकी बेस पे वो अपना कहीं पे भी उस पर ऊपर मेंशन होता है कि आपका वीज़ा स्टेटस क्या है। बिकॉज यहाँ से जो वीज़ा लगता है वो एक एंट्री क्लियरेंस स्टैंप होती है, वो कन्वर्ट होता है BRP पे। BRP आप कहीं पे भी दिखाते हैं वो आपका वीजा स्टेटस शो कर रहा होता है। सो ये जो लोकल कम्युनिटी है इन चीजों में लोग हमारे एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। और जो यही वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि यहाँ से जाने वाले स्टूडेंट्स को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि उसने सबसे पहले जाके वहाँ पे क्या क्या चीजें करनी है ताकि उसके सर्वाइवल के लिए जो है वो आसानी हो, और हमारी कम्युनिटीज हो उसमें उनके लिए बड़ी ही मददगार साबित होती है अगर आप खुद उनको अप्रोच करते हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से हम स्टूडेंट्स के हवाले से खसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि किस तरह के चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं, कौन सी प्रिकॉशंस है जिसको उन्हें मद्देनजर रखते हुए यहाँ से ही अपनी तैयारी करके जाना चाहिए ताकि वहाँ पे उनका सर्वाइवल आसान हो सके। जितना पॉसिबल हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो गाइडेंस दें ताकि जो है उनके लिए अपनी लाइफ के डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। स्टडी के बाद जहांगीर बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे एक फैमिली को बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि बच्चा स्टडी करेगा, ये करेगा। अगर हम अपनी देखें कंट्री के लिहाज से देखें तो हमारे यहाँ के डिपार्टमेंट्स को, हमारी गवर्नमेंट को किस तरह की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ओवरसीज स्टूडेंट से किस तरह से उनके कैपेबिलिटी को, उनके जो स्किल्स हैं उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं? गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ कोई ख़ास पॉलिसीज या कोई ऐसा कोई उनको नहीं है कि जनाब हमारे ये बच्चे हमें ये फ़ायदा देंगे। गवर्नमेंट तो कह रही जैसे पिछले एक उसकी PM की स्टेटस थी कि जाने दो जो जाता है, मतलब उनको वो कोई परवाह नहीं, फर्क नहीं पड़ता होने ना होने से। वो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर 25 करोड़ हो गई आबादी तो कोई 2-4 लाख चले भी जाएंगे तो खैर है, क्या फर्क पड़ेगा जी। इसका मतलब कि उन्हें जहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा था वो चले गए, बाकी जहाँ हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज मौजूद रहेंगी। अब ये जो है ना हमारी पॉपुलेशन ये और हमारे रिसोर्सेज और इसको यूटिलाइज किस तरह करना है, ये गवर्नमेंट कभी भी इसको बैलेंस नहीं कर पा रही। गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर पा रही पिछले कुछ सालों से। हमने देखा है कि गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से बिल्कुल वो हो गई है फ्लैट के जनाब कि कोई ऑप्शन नहीं है, कोई नौकरियां नहीं है। इवन बहुत सारी नौकरियां पिछले कुछ अरसे में इन्होंने खत्म ही कर दी कि अगर 4 साल से ये सीट खाली है तो इसको खत्म ही कर दें, ये होनी नहीं चाहिए। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जैसे अब तकरीबन स्कूल्स को कर रहे हैं प्राइवेटाइज, आउटसोर्स कर रहे हैं, तो इस वक्त तकरीबन 1.25 लाख जो टीचर की सीट्स खाली हैं। तो अगर वो स्कूल में प्राइवेट आउटसोर्स हो जाएंगे तो कम से कम 50,000 सीट खत्म। तो ये होगा हमारी नहीं क्रिएट करना तो दूर, ये पहले वाले को खत्म करने के चक्कर में। तो हमारे यहाँ इसलिए हर बच्चा, हर पेरेंट इनसिक्योर फील कर रहा है और उसकी कोशिश है मैं यहाँ से निकलूँ, और उसके निकलने के लिए ऑप्शन यही है कि वो आउट ऑफ साइड कहीं जाए, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, जहाँ भी उसको ऑप्शन मिलती है। लेकिन उसमें क्या है कि हमारी जो बहुत ज़्यादा औसत और मिडिल क्लास और उससे भी नीचे लोग हैं ना, वो शौक तो हर बच्चे को बहुत होता है कि मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर चला जाऊँ, मैं सेटलमेंट के लिए बाहर चला जाऊँ। लेकिन हमारे यहाँ जो एक और बैरियर लग जाता है ना, वो 30-40 लाख रुपया जाते हुए जो आपने लगाना है। अच्छा, उसके लिए अभी जैसे हो रहा था कि कुछ ममालिक स्टडी लोन देते हैं
तो हमारे यहाँ कभी भी लोन स्कीम में वो घर बनाने के लिए दे देंगे, वो काम बिजनेस के लिए दे देंगे। स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से विद इन कंट्री भी बहुत सारी एजुकेशन ऐसी है जो आप बगैर मतलब हमारी सोच बस से बाहर है। हाँ जी। ठीक है, अगर आपको इस्लामाबाद लाहौर भी कहीं जाना पड़ जाए तो आप अक्सर उसकी फी अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसा पेरेंट्स। ही है। इनके पाकिस्तान में भी कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी लाखों रुपया पर सेमेस्टर फीस है। तो अगर वहाँ भी आप एडमिशन लेना चाहें तो वहाँ भी नहीं ले सकते। तो इस सवाल से मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट कुछ सीरियस है कि हम बच्चों को अपने पाँव पर खड़ा करना चाहते हैं, तो उसकी एटलीस्ट वो इन्वेस्टमेंट जो है उसको किसी तरह से मैनेज करवाएं कि वो बैंक की कोई ऐसी स्कीम भी लॉन्च हो कि जिस तरह हम कहते हैं जी हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत तो बच्चों को, खवातीन को मैं कहता हूँ फकीर बना रहे हैं। बट हाँ, वही डॉक्टर, मैं भी वही बात बजाय आप पैसे दें कि अपना काम करें, अपनी स्टडी कंप्लीट करें और उसके बाद बजाय आप किसी को अपने मातहत रखें, आप उसके लिए इस तरह के सोर्सेज पैदा करें कि वो खुद मुख्तार हो और अपने पूरे कुनबे को जो है वो बच्चा चला सके। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरह की तो कोई ना स्कीम नजर आते, ना एजुकेशन लोन्स नजर आते हैं ताकि जो है वो बच्चे अच्छे से अपने पढ़ाई को कैरी रख सके या कुछ सीख सके। IT सेक्टर में आजकल इतनी ज्यादा वेरिएशन हो रही है, इतनी ज्यादा सक्सेस है, हम अपने हमसाया ममालिक में भी देखते हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान में उस तरह की कोई दिखाई नहीं देती है चीज। अच्छा अदनान, किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा, स्टूडेंट्स जो है आपको ज्यादा अप्रोच करते हैं? कौन सा माइंडसेट आजकल आप देख रहे हैं? क्योंकि हमारा माइंड ड्रेन यहाँ से बड़ा हो रहा है, बड़ी जल्दी से हमारे क्विकली यंगस्टर जो है वो पाकिस्तान से माइग्रेट करना चाहते हैं, बहुत सारों ने किया भी है। आपके पास जो एज रेशो की अगर हम बात करें तो किस एज कैटेगरी के स्टूडेंट ज्यादा आपको अप्रोच करते हैं? जनाब ये देखिए, ये हमारी अनफॉर्चुनेटली ये हमारे ना कुछ एरिया वाइज भी डाइवर्शन है इसमें ना। अगर हम स्पेशली फैसलाबाद की बात करते हैं तो फैसलाबाद में ना जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली वो BS डिग्री करने के बाद अप्रोच करते हैं, कोशिश करते हैं BS के बाद जाए। बट जब अगर हम ये सरगोदा बेल्ट की तरफ चले जाएं, मंडी भावदीन वाली बेल्ट की तरफ चले जाएं, तो स्टूडेंट अभी इंटरमीडिएट के सेकेंड ईयर के एग्जाम नहीं दिए होते और दे आर सर्चिंग के मैं किसी कंसल्टेंट के पास चला जाऊं, वो रिसर्च कर रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं कि किस तरह से मैं कैसे अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करूंगा और मैं बाहर चला जाऊं किसी ना किसी तरीके से। उसका यहाँ पे BS करना भी उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो इंटरमीडिएट के बाद ही कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअल में ना देखिए, जो चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज क्या हैं स्टूडेंट्स के लिए। देखिए जो ओवरसीज स्टूडेंट्स है ना, वो हमारा एक एसेट है, हमारे कंट्री का एसेट है हमारा, क्योंकि हमारे पास यंगस्टर जो है वो ज्यादा तादाद में है और अगर हमारा यंगस्टर यहाँ से बाहर चले जाएगा तो पाकिस्तान के लिए वो जो है उसका मुस्तकबिल जो है वो खतरे में है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को जरूर सोचना चाहिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सिटी न्यूज नेटवर्क हमेशा से कोशिश करता है कि अपने तमाम एम्प्लॉयज को जो है वो फैमिली की तरह हम ट्रीट करते हैं। हमारे यहाँ सुख दुख के जो कहते हैं ना कि सांझ एक होती है, वो हमारे यहाँ बड़ी पाई जाती है और पूरा जो नेटवर्क है बिल्कुल एक फैमिली की तरह है। हम एक दूसरे के अप्स एंड डाउन्स हैं, जहाँ पे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, वहाँ पे एक दूसरे की खुशियों में भी शरीक होना जो है वो लाजमी समझते हैं। तो हमारे एंकर पर्सन है मोहम्मद बिलाल डोगर, आज उनकी सालगिरह है, उनको विश करते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे, आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश व खुर्रम रहें, बहुत सारी नेमतें और रहमतें आपकी जिंदगी का हिस्सा बने और आप अपनी जिंदगी में जो कुछ कर रहे हैं उसमें आपको मजीद कामयाबियां मिले। इनकी बर्थडे के हवाले से हमारे पास वीडियो मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बिलाल। अल्लाह ताला आपके स्पेशल दिन के मौका पर आप जो भी विश करें, अल्लाह करे कि वो बहुत ही जल्द पूरी हो जाए, आने वाला पूरा साल जो है आपके लिए बड़ा अमेजिंग, बड़ा ही वंडरफुल रहे और बहुत सारी कामयाबियां साथ लेकर आए। आज हमारे पास एक नहीं बल्कि दो जो है वो बर्थडेज हैं और हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं वकास अहमद बेग, उनका भी आज जो है वो उनकी भी बर्थडे है, उनकी भी सालगिरह है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे वकास। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करें, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स जो हैं बड़ी ही जी जान से फील्ड में जाते हैं, न्यूज़ लेकर आते हैं, हर तरह की हडल्स को फेस करते हैं और जिस तरह से आप अपनी फील्ड में बहुत खूबसूरती से काम करें, अल्लाह करे कि आपकी जिंदगी की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी परेशानियां हैं वो दूर हो जाए और आप अपने पूरे साल जो है वो बड़ा ही इंजॉय करें, बहुत सारी खुशियां आपका मुकद्दर बने, कामयाबियां आप ढेरों ढेर समेटे। इनके भी हमारे पास एक जो है वो बर्थडे वीडियो है, चलिए देखते हैं।
की ढेरों ढेर मुबारकबाद और अपने स्पेशल वंस के साथ आप इस दिन को और भी ज्यादा खसूसी और भी ज्यादा मेमोरेबल, बहुत अनफॉरगेटेबल बनाएं और जो है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं। यही हमारी और हमारे पूरे नेटवर्क की पूरी टीम की दुआ है और पूरे नेटवर्क की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप दोनों को बहुत ज्यादा सालगिरह मुबारक हो और ढेरों ढेर खुशियों के साथ आप इसे जो है वो सेलिब्रेट करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे थोड़ा सा खेलों के हवाले से, क्योंकि फैसलाबाद में हम देखते हैं कि हर तरह के शोबे से, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करें, कारोबार से रिलेटेड बात करें, खेलों से रिलेटेड बात करें, या फिर हम बात करते हैं टैलेंट की, एक्टिंग की, सिंगिंग की, हर तरह का फन जो है वो फैसलाबाद में पाया जाता है। लेकिन खेलों के लिहाज से फैसलाबाद में किस तरह की ग्राउंड रियलिटीज हैं, हमेशा से कहते हैं कि रियलिटी चेक बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि हम अपने इश्यूज को रिसॉल्व कर सकें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में कुछ चीजें बहुत अच्छी होती हैं जो कहीं ना कहीं छुपी हुई रह जाती हैं, कुछ ना कुछ हिडन फैक्ट्स होते हैं। तो कोशिश करेंगे उन पे भी बात करें और एक एक्सपर्ट जब हमारे पास होता है तो उनकी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारी, वो भी कोशिश होती है कि हम अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें ताकि जो है आप उनसे, उन तजुर्बात से कुछ सीख सकें। तो आज के जो हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा वो टेबल टेनिस के हवाले से रहेगा। डिफरेंट हम फील्ड को जो है वो टच करते हैं ताकि जो है हमें पता चल सके कि कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, स्पेशली हमारी खवातीन के लिए, फैसलाबाद की खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स के मैदान में टेबल टेनिस के लिए किस तरह के मौके मौजूद हैं और किस तरह से वो अपने आप को ट्रेन कर सकती हैं, किस तरह से वो अपने पैशन को जो है वो परस्यू कर सकती हैं। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अस्मा शराजी, इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं कैसी मैं हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह से मैंने अभी बात की कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, लेकिन हम उन प्रॉब्लम्स पे बात करें और क्या रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज पे बात करें, उससे पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि थोड़े से आपकी भी हम स्टोरी पे जो है वो नजर डालें कि आपने जो है अपने करियर का आगाज किस तरह से किया था। टेबल टेनिस की कौन सी ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया था और कब और कैसे आपने जो है इसको परस्यू किया? थैंक यू वेरी मच। मैं तो एक्चुअली स्कूल लेवल से ही खेलना स्टार्ट किया और अट्रैक्शन की बात जो है वो शायद स्पोर्ट्स जो है ना वो मेरे अंदर ही थी। ठीक है। तो वहाँ पे मैंने जो है वो बच्चों को थोड़ा ट्रेनिंग करते हुए देखा। हाँ। तो वो मुझे बिल्कुल ही डॉल्स सी लगी ना, बिल्कुल अच्छा। शेडो करते हुए ना। हाँ। मुझे लगता है जैसे डॉल्स को खड़ा करके वो चाबी जो है वो दे दी गई है और वो तक 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 लगे हाँ। हुए हैं। तो मुझे वो चीज़ बहुत फैसिनेट की। दूसरा, आई बिलोंग टू अ सैयद फैमिली, तो मुझे उसमें स्पोर्ट्स तो सवाल ही नहीं पैदा होता हाँ, था। ये तो बड़े कि- चैलेंजेस की। हाँ जी, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। तो मुझे ये गेम इसलिए भी अच्छी लगी कि ये इंडोर गेम थी। हाँ। तो आउटडोर तो खैर आपको पता ही है, फिर वो उसका जो है स्पैन बड़ा हो जाता है, वो मुश्किल हो जाती है। तो मुझे ये दो चीज़ें बहुत अट्रैक्ट की। तो जिसकी वजह से फिर मैंने जो है वो इसको ज्वाइन किया, इसको सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी जो है वो मैं सीख गई और अल्हम्दुलिल्लाह जब से सीखा है तब से बस अच्छा, जैसे आपने बात की कि आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहे हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम है हर घर की। हाँ जी। हर लड़की को स्पेशली इस चीज को फेस करना पड़ता है। लड़के भी कन्विंस करते हैं लेकिन हमारी खवातीन को ज्यादा फेस करना पड़ता है। तो आप अपना जरूर वो वाला पूरा, मैं चाहूंगी कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि किस तरह से आपने अपनी फैमिली को कन्विंस किया इस चीज के लिए, क्या आपको जो है वो हर्डल्स फेस करनी पड़ी, एंड देन क्या आज उनकी सपोर्ट आपको हासिल है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली अगर हम ओवरऑल बात करें तो फीमेल को आपको पता ही है कि हमारा कल्चर नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी फैमिली में लड़कियों का इस तरह से कोई भी फील्ड है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, वर्किंग लेडीज हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने आप को मनवाने में के लिए, खुद का टैलेंट दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि वो बच्चियाँ डेफिनेटली कामयाब होती हैं जिनको फैमिली की सपोर्ट होती है। एग्जैक्टली। क्योंकि आप बाहर भी जो है मुकाबला तब कर पाते हैं जब आपकी फैमिली आपके लिए सपोर्टिव हो और आपके साथ खड़ी हो। शुरू में मैंने जैसे कि बताया कि मैं तो एक बिल्कुल ही बहुत ही पर्दे वाली फैमिली और बहुत ज़्यादा बुर्के और अबाया और नकाब और सब कुछ,
और उसमें से आप एक प्लेयर जो है वो उनकी फैमिली में पैदा हो जाना, बिल्कुल, मतलब उनके बिल्कुल। लिए तो एक बहुत ही एकदम अनहोनी बात, पर्दे से निकल हाँ के जी। और बिल्कुल फील्ड में आके, क्योंकि फील्ड आप में हमें आ पता है जाना। कि खेल हाँ के जी। साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, स्पेशली जो है हमारे मर्द हजरात, उनका बड़ा इंटरेस्ट होता है, जी। तो वो एक बिल्कुल ही दोनों अपोजिट हाँ जी। डायरेक्शन थी जिनके साथ आपने जो है किया, और कन्विंस करने के बाद आज फैमिली का सपोर्ट है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर तब से ही है, आज हाँ। नहीं है। मतलब जब उन्होंने देखा कि स्पेशली मेरे फादर ने, तो उन्होंने जब देखा, वो शुरू में तो ज्यादा इसलिए दे दी कि चले स्कूल में खेल रही है, कोई बात नहीं, बच्चियों का स्कूल है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ती गई, बाहर जब जाना शुरू किया, तो जब उन्होंने देखा और मेरे मेडल्स आना शुरू हो गए, ट्रॉफीज आना शुरू हो गई, तब फिर मेरे फादर ने कहा कि नहीं, समथिंग इज देयर ना। हाँ। तो मेरे फादर बहुत सपोर्टिव थे, अल्लाह बख्शे, अल्लाह तआला उन्हें जन्नतुल आमीन, फिरदौस में आमीन, जगह दे। आमीन। बहुत ज्यादा मेरे मदर एंड फादर दोनों बहुत सपोर्टिव थे। देन फिर आस्ता आस्ता पूरी फैमिली सपोर्टिव बनती गई, मेरे हाँ। भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया। और अच्छा, इस तरह के सपोर्ट की आज भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारी प्लेयर्स को, फीमेल प्लेयर्स को, वो चाहे टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं, चाहे स्क्वॉश से रिलेटेड हैं, क्रिकेट से रिलेटेड है, किसी भी तरह की फील्ड में एथलीट्स हैं, तो उनको बहुत ज्यादा इस चीज को फेस करना पड़ता है। हमारे यहाँ आप क्या देख रही हैं कि करंट सूरत हाल में किस तरह के चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स जो है हमारे प्लेयर्स को फेस करना पड़ती हैं, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है? देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो तो है फैसिलिटीज का ना होना। टैलेंट बहुत है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप no doubt। फैसलाबाद की हिस्ट्री को उठा लें, आपको एक से एक बड़ा नाम नजर आएगा, एक से एक बड़ा नाम, चाहे कोई भी फील्ड है। फैसलाबाद इतनी जरखेज जमीन है कि यहाँ से इतना टैलेंट जनरेट होता है कि अनबिलीवेबल हद तक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हमारे पास फैसिलिटीज ना होने की वजह से या कम होने की वजह से वो टैलेंट जो है वो आगे नहीं जा पाता। और जो बड़े शहर हैं, जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, तो इनके जो है वो इसलिए आगे बच्चियां आगे निकल जाती हैं कि एक तो वो हब में है, मतलब मेन जो है ना वो सिटी में बैठे हुए हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ज़रूरत है, अगर काम किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाए, ग्रॉस रूट लेवल पे काम किया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी से भी कम हैं। जब हम खेलते थे तो आप यकीन करें कि सिर्फ एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट होता है नेशनल चैंपियनशिप। नेशनल चैंपियनशिप पे जाने के लिए हमारे अपने फैसलाबाद शहर के जो ट्रायल्स होते थे वो एक हफ्ता कंटिन्यू रहते थे, इतना प्लेयर था। अच्छा, हम सिर्फ नेशनल की टीम में आके समझते थे कि हमने शायद कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है। यानी इतना टफ कंपटीशन होता था। 1 वीक एक लोकल लेवल पे ट्रायल्स का रहना, आप इससे स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाएं। यानी हमारी दफा तो कंपटीशन ही इतना था कि उसमें से अपना नाम पैदा करना, बाहर निकलना, प्रोमिनेंट होना, विक्ट्री स्टैंड पे खड़े होना, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए जो है एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। बहुत मेहनत है जी, बहुत स्ट्रगल है। आप यकीन करें, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम देखिए, इससे पहले कि हम बात करें कि फैसिलिटीज की कमी है, प्लेयर भी वैसा नहीं रहा। अच्छा, प्लेयर भी अब वैसा नहीं रहा। डेडिकेशन नहीं है, पैशनेट नहीं है, लॉयल नहीं है। अच्छा, बस ये करते हैं शॉर्टकट। ओके, सिर्फ पैसा कमाने में शॉर्टकट नहीं यहाँ चल रहा, यहाँ आगे आने में भी शॉर्टकट के चक्कर है। मेहनत पे नहीं जोर देना और जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करना। तो हमारे जो टाइम था, उस टाइम तो ऐसी कोई चीज ही नहीं थी। हमने, आप यकीन करें कि मैं अपनी बात करती हूँ और मेरे साथ जितनी भी प्लेयर्स थी, मेल हैं, फीमेल हैं, आज से कोई आप 20 साल पीछे चले जाएं, तो उस टाइम पर भी मैं तकरीबन 10 घंटे डेली
जो है ना वो देती थी अपनी स्पोर्ट्स को, जिसमें सिर्फ टेबल ट्रेनिंग नहीं है, फिजिकल ट्रेनिंग भी शामिल है। आज का प्लेयर इतना हार्ड वर्क, इतना ज्यादा टाइम अपने पैशन को दे पाता है, या इसके पीछे की आप क्या समझती हैं कि सिर्फ पैशन डेडिकेशन की एक ही रीजन है, या फिर यहाँ पे लैक ऑफ फैसिलिटीज हैं जो उसे मोटिवेट नहीं कर पाता है हमारे यहाँ, कि अदम जो है सहूलियात की जो वजह से हमारा प्लेयर जो है उसके अंदर इतना पैशन नहीं रह गया, इतना ज्यादा मोटिवेशन नहीं रह गया कि वो 10 घंटे जाके जो है वो फील्ड में सर्व करे। जितनी मैं समझती हूँ मेरी पुअर ऑब्जर्वेशन है और जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, फैसिलिटीज से ज्यादा मैं समझती हूँ कि जिस चीज ने हमारे नौजवान नस्ल को, जिसमें सिर्फ प्लेयर नहीं है, पूरी नौजवान नस्ल है, मीडिया, ये स्पेशली जो हमारा ये गैजेट्स है ना, मोबाइल, लैपटॉप, इसने बिल्कुल ही तबाह कर दिया पकड़ के। क्योंकि हमारे आज ग्राउंड्स क्यों खाली हैं कि हम सारे मोबाइल और लैपटॉप के ऊपर लग गए हैं। ये नहीं होंगे तो हमारे ग्राउंड्स आबाद होंगे। मैं समझती हूँ, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि हम सबको, मतलब जितने भी हमारे हायर अथॉरिटीज हैं जो इस लेवल पे बैठे हुए हैं कि वो इस चीज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो हमें बच्चों को जो है वो इस चीज से बाहर लाना पड़ेगा। हमें अपने ग्राउंड आबाद करने पड़ेंगे। जब तक हमारे ग्राउंड आबाद नहीं होंगे हम कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। और ग्रो हम किस तरह से कर सकते हैं, इसकी क्या टिप्स हो सकती हैं, किस तरह की सिचुएशंस हैं, वो अस्मा साहब से हम जरूर लेंगे। लेकिन वक्त छोटी सी ब्रेक का, कहीं मच रहेगा, हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और खेलों के हवाले से हम गाहे बगाहे जो है वो बात करते रहते हैं। और आज हमारे पास जो है वो इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर मौजूद हैं जो कोचिंग भी करती हैं, अस्मा शहजादी साहिबा। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस में साथ साथ इसलिए ऐड ऑन कर रही हूँ ताकि सुनने वालों को उनके एक्सपीरियंस से जो है वो कुछ सीखने को मिले। हमारी लर्निंग एक्चुअली जो है वो एक्सपीरियंसेस के साथ होती है, बजाय कि हम जो है वो सुनाएं कि अच्छा जी ये हो सकता था, ये होने वाला है, या ये हो सकता है। तो उससे बेहतर ये है कि जो तजुर्बात से वो गुजर कर आए हैं, क्यों ना आप और हम उससे मुस्तफिद हों। तो मैं जरूर आसमा साहबा आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने टेनिस को स्टार्ट किया, टेबल टेनिस को, तो आपने किससे सीखा था, किसके ज़ेरे निगरानी जो है वो आपकी पूरी जो है वो आपकी ट्रेनिंग हुई, एंड देन फिर किस तरह के चैलेंजेस को एज प्लेयर आपने फेस किया, और आज के जो प्लेयर्स हैं उनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एक्चुअली मैंने आपको जैसे बताया कि जो हमारा टाइम था उसमें तो प्लेयर ही बहुत ज्यादा थे। तो उसमें मेल प्लेयर भी थे, फीमेल प्लेयर भी थी। तो हमारे जो मेल प्लेयर्स थे उसमें बहुत सारे नाम हैं फैसलाबाद के। तो वो ऐसे तब ट्रेंड था कि वो डिफरेंट स्कूल्स में जाके वॉलंटरीली डिफरेंट स्कूल्स में जाके ट्रेनिंग करते थे, अपनी भी ट्रेनिंग करते थे और उनको खिलाते भी थे। यानी वो खुद भी प्लेयर ही होते थे, बिल्कुल पर्टिकुलरली कोच नहीं होता। अब वो माशाल्लाह मतलब कोच बन गए या उस लेवल पर आ गए। जैसे हमारा एक, लेकिन उस टाइम पे भी वो ट्रेंड प्लेयर्स थे। हाँ जी, ट्रेंड प्लेयर थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हीं के साथ खेल खेल के हम लोग लड़कों के साथ ही, यानी उन्हीं से हम सीखते थे, उन्हीं से ट्रेनिंग करते थे और उन्हीं से सीख के हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हम आगे बढ़े। फिर जैसे जैसे आपकी स्टेजेस होती है ना, आपके जैसे स्कूल है, देन कॉलेज है, देन यूनिवर्सिटी है, तो इसी तरह से जैसे लोकल लेवल पे पहले फैसलाबाद में, फिर लाहौर भी मैं ट्रेनिंग के लिए गई, वहाँ से ट्रेनिंग ली, वहाँ के अच्छे कोचेस के साथ जो है वो खेला। और माशाल्लाह फिर इंटरनेशनल लेवल के कोचेस हमारे यहाँ पाकिस्तान में तब तो बहुत ज्यादा ट्रेंड था, यहाँ आते थे हमारे ना, जर्मनी से, कोरिया से, चाइना से, हर जगह से कोचेस जो हैं वो आते थे। बिल्कुल ठीक। तो मुझे उनके साथ भी ट्रेनिंग करने का और खेलने का मौका मिला और इसीलिए हम लोग जो हैं वो ज्यादा शायद वो मेहनत। तो फिर आजकल हमें इस तरह का ट्रेंड्स क्यों दिखाई नहीं देते? क्यों जो है हमारे यहाँ इंटरनेशनल कोचेस या प्लेयर्स यहाँ पे नहीं आते हैं? ये यहाँ हमें उस तरह से जो है वो प्लेयर्स की तादाद दिखाई नहीं दे रही, जो आप कह रही हैं कि बहुत बड़ी तादाद में तब लोग थे और एक 1 वीक पूरा ट्रायल्स के लिए लग जाते थे। तो वो प्लेयर्स कहाँ हैं, कहाँ हमें वो कहीं
गुम गए हैं या कहीं अपनी अपनी जिंदगी में अलग ट्रैक्स पे निकल गए हैं, हमें अब वो प्लेयर्स दिखाई नहीं देते। और उसी तरह से हमें जो है अपने फैसलाबाद की बात करें, पूरे पाकिस्तान की बात करें, टेबल टेनिस प्लेयर्स भी दिखाई नहीं देते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं समझती हूँ कि ये फैसलाबाद में जो है वो वाकईतन टेबल टेनिस को जो है वो बिल्कुल ही इग्नोर किया जा रहा है हर सतह पर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो डिवीजन है, चाहे वो पंजाब है। मतलब पंजाब में तो चलें, फिर अदर सिटीज़ आ जाते हैं, आप अपना डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पर देख लें तो इसको बहुत ज़्यादा इस गेम को इग्नोर किया जा रहा है। इसके कॉम्पिटिशन्स बहुत कम हैं, इसके लिए कैंप्स बहुत कम लग रहे हैं। और जब हम खेलते थे, आप यकीन करें, हम थ्रू आउट द ईयर फील्ड में ही होते थे। हमें नहीं याद पड़ता कि इवन जो समर वेकेशंस होती थी तो हमारे स्कूल की अल्लाह बख्शे, अब मैं तो अल्लाह ताला उन्हें हयाती दे, मुझे पता नहीं है, मतलब बहुत पुरानी बात है कि मिसिस कादर होती थी हमारे स्कूल की प्रिंसिपल। ओके। एक्चुअली मेरी खुशकिस्मती ये है कि वो बहुत स्पोर्ट्स लवर थी। और उन्होंने जो अपने स्कूल में हर स्पोर्ट्स को, हमारी फैसलाबाद में सिर्फ टेबल टेनिस के प्लेयर्स नहीं निकले, हमारे स्कूल से बैडमिंटन बहुत निकला, क्रिकेट, वॉलीबॉल, मतलब जितनी भी गेम्स थी ना वो सारी हमारी प्रिंसिपल साहिबा को क्रेडिट जाता है इस चीज के लिए। अब ये डेडिकेशन जो है ना ये देखने को मिलती ही नहीं है। वो खुद पर्सनल लेवल पे जो है वो सारे कोचेस को बुलाती थी। हाँ। और उनको जो है वो उस वक्त तो कोई सैलरी का कोई इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं होता था। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लेकिन ये था कि एक रिस्पेक्ट का लेवल होता है, एक अच्छा एंटरटेन कर दिया तो उसी में जो है वो हम सारे खुश होते थे। और उसमें जो है हमें याद है कि हमारी जब समर हॉलीडेज होती थी तो हमारी प्रिंसिपल साहबा फिर कैंप लगा देती थी। हाँ। हमें तो छुट्टी ही नहीं होती थी, मतलब हम राउंड द ईयर जो है वो कोर्ट में ही होते थे। इसलिए हमारी परफॉर्मेंस भी आई, इसीलिए हमने ग्रो किया। एंड दैट्स व्हाई यू आर इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर। और अच्छा ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो कॉम्पिटिशन्स की आपने बात की ना, कंपटीशन हमेशा से आपको बेहतर से बेहतर प्लेयर बनाते हैं। डिविजनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टेबल टेनिस के कितने कॉम्पिटिशन्स होते हैं एग्जिस्टिंग, अगर टाइम की बात करें भी मौजूदा दौर की, तो कितने टाइम पीरियड के बाद होते हैं, और जितने होते हैं क्या वो इनफ है, और कैंपिंग वगैरह का क्या कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ अब अभी मौजूदा दौर पर? अच्छा, हमारे जो है, अब देखें कि जब मैं प्लेयर थी, प्लेयर से फिर मैं ऑफिशियल उसमें आ गई, तो अभी मैं फेडरेशन के साथ अटैच हूँ। ठीक है। अभी मैं पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ओके। और पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी में हूँ। जैसे कि ये जो सारी अचीवमेंट्स हैं, इसमें मैंने अब फैसलाबाद में मैं ऑल पाकिस्तान मास्टर्स कप करवा चुकी हूँ 3 दिन। अनफॉर्चुनेटली इसमें जो है वो हमें खुद जो है वो सारे फंड जनरेट करने होते हैं पर्सनल लेवल पर। हमें गवर्नमेंट की जो है वो बहुत कम सपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात ये, ऑडियंस नहीं है हमारे पास। यस। स्पेक्टेटर्स नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जब अवेयरनेस ही नहीं होगी। हाँ। आप देखें कि मैं इतना बड़े इवेंट इस शहर में लेकर आई, मतलब ऑल पाकिस्तान मास्टर कप वो होता है जो नेशनल चैंपियनशिप होती है। हाँ जी। नेशनल के जो टॉप रैंक फीमेल टॉप 16 और बॉयज टॉप 32, ओके, जो टॉप रैंक प्लेयर होते हैं वो मास्टर कप में पार्टिसिपेट करते हैं। वो मैं फैसलाबाद में 3 करवा चुकी हूँ। जूनियर नेशनल चैंपियनशिप करवा चुकी हूँ। लेकिन आप ये देखेंगे जितने भी इवेंट्स मैंने करवाए हैं, सिवाय एक इवेंट के जो 2014 में हुआ था, तब मैंगल साहब थे तो उन्होंने सपोर्ट किया था। उसके बाद से लेके आज तक मुझे गवर्नमेंट से एक सिंगल पैनी की सपोर्ट नहीं मिली, नॉट अ सिंगल पैनी। मैं पर्सनल लेवल पे सारे फंड जनरेट करती हूँ, सारी फैसिलिटीज, आप हॉल्स हैं वो हमें मिलते हैं हमारी लोकल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से।
हमारे जो डिविजनल ऑफिसर हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, तारिक नज़ीर साहब हैं, जी। वो काफ़ी स्पोर्ट्स लवर हैं, वो काफ़ी अब स्पोर्ट्स को देख रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि किसी भी चीज़ को, किसी भी फील्ड में अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट्स मिले, आपको टैलेंट मिले, तो फिर टैलेंट को हंट भी करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखें कि टैलेंट हंट के नाम पे आप देखें एक भी आज तक प्रोग्राम नहीं हुआ। और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस टाइम समझ रही हूँ, और मैं इसके थ्रू एक अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाह रही हूँ कि मैं अपनी सर्विसेज देने के लिए हाजिर हूँ, लेकिन लेने वाला ही कोई नहीं। उसकी वजह ये है ना कि लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ जो है स्पोर्ट के लिए, खेलों के लिए किस तरह की जो है वो अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, क्या प्लेटफॉर्म्स हैं। हमारे यहाँ आम प्लेटफॉर्म्स के बारे में लोगों को नहीं पता। पहले तो ये नहीं पता कि फैसलाबाद में किस किस तरह के खेल खेले जा रहे हैं। लोगों का आम ख्याल यही है कि फुटबॉल खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया और बस ये है और खत्म हो गई है। यहाँ पे कबड्डी खेली जाती है, स्क्वॉश खेली जाती है, टेबल टेनिस खेली जाती है, बैडमिंटन खेली जाती है और बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। तो इस चीज के बारे में हमारे जो है हाँ बड़ी वो क्या कहेंगे कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है लोगों के पास। और थोड़ा सा फिर लोगों को ये होता है कि अच्छा हमारी जिंदगी, हमारे यहाँ एक तासुर खेलों के बारे में ये भी पाया जाता है कि शायद ये जो है वो वक्त का ज़िया है। लोगों में ये एक बड़ा मेंटालिटी है कि हमारे यहाँ जो है वो टाइम वेस्ट हो रहा है और टाइम को लोग किस तरह से जो है वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। उसका बेस्ट अल्टरनेट ये है कि आप कंप्यूटर पे या फिर सिस्टम पे कोई जो है वो स्किल सीखो और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दो। कुछ लेकिन चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पैशनेटली आपको उसको फॉलो करना पड़ता है, और खेल उसी में से है जो ना सिर्फ आपको जो है एक फिजिकल एक्टिविटी है, साथ ही साथ आपके माइंड को, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। खेलों के हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी या 10। टेबल टेनिस के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ फैसलाबाद में इसका कितना स्कोप है, कितनी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। और सबसे पहले मैं अपने देखने वालों के लिए ये जरूर आसमा साहिबा आपसे जानना चाहूंगी कि टेबल टेनिस एक्चुअल खेल क्या है, इसको खेलने का क्या तरीकाकार है, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं ताकि लोगों को पता चले कि टेबल टेनिस है क्या, किस तरह की, और इसके लिए किस तरह के इक्विपमेंट्स की जो है वो जरूरत होती है। टेबल टेनिस एक इंडोर गेम है जिसके लिए आपको जो है वो जैसे कि नाम से शो हो रहा है टेबल एंड टेनिस, तो एक टेबल की ज़रूरत है। हाँ। और उसके लिए जो है वो रैकेट चाहिए होते हैं, हमारा रैकेट गेम है ये। और उसके लिए रैकेट में डिफरेंट आगे फिर कैटेगरीज आ जाती हैं कि उसमें भी स्ट्रोक्स के हिसाब से होता है कि आपको डिफेंसिव खेलना है, ऑफेंसिव खेलना है, अटैकिंग खेलना है, तो उसके हिसाब से रबर्स होती हैं। हर प्लेयर की डिफरेंट रबर्स होती हैं। और फोरहैंड और बैकहैंड दो साइड्स होती हैं, और दोनों साइड्स पे डिफरेंट जो है वो कंपनीज की डिफरेंट लेवल की जो है वो डिफरेंट उनकी जो है वो जिस लेवल का प्लेयर होगा वो अपने हिसाब से, अपनी गेम के हिसाब से जो है ना वो उसके मुताबिक वो रबर्स चूज करता है। बिल्कुल ठीक है। और अगर कोई टेबल टेनिस का शौकीन है और इसको परस्यू करना चाहता है एज कैरियर, तो उसको किस एज से ही जो है वो टेबल टेनिस को स्टार्ट करना चाहिए? आपके ख्याल में बेस्ट एज क्या है? क्या हम टीन एज में से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसे सीखने के लिए कितना टाइम लगता है? नहीं, अगर तो कोई वाकईतन प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट करना चाहता है और वो इस गेम में एक्सेल करना चाहता है और कोई बहुत ही ऊपर वाला लेवल अचीव करना चाहता है, तो फिर उसको मेरे ख्याल से 4-5 साल की उम्र में स्टार्ट कर देना चाहिए बच्चे को। और कितना टाइम लगता है इसको सीखने में, इसकी प्रैक्टिसिंग में? अब जो सीखने का अमल है तो वो तो सारी जिंदगी जारी रहता है, वो तो नहीं खत्म होता। लेकिन एक बेसिक होता है ना कि आपको हाव नाव के लिए, खेलने के लिए जो है वो कम से कम बच्चे को, अगर आप एक इवेंट या टूर्नामेंट या कंपटीशन के लिए अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो कम से कम भी 2 साल चाहिए होते हैं। 2 साल। हाँ। ये इतनी टेक्निकल गेम है। सही। इसमें एजिलिटी बहुत चाहिए, इसमें फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा चाहिए, इसमें आपके रिफ्लेक्सेस बहुत शार्प होने चाहिए। हाँ। क्योंकि ये दुनिया की तेज तरीन गेम है। और नैनो सेकंड्स में आपने डिसीजन लेना होता है। नैनो सेकंड्स में बॉल
रिटर्न होके वापस भी आ जाता हाँ, है, हाँ। नॉट सेकंड, नैनो सेकंड्स में। हम्म, तो वो आपका ब्रेन जिसका जितना क्विक होगा उतना क्विकली वो डिसीजन लेगा, ओके ओके। क्योंकि आपने बॉल को जब हिट करना है तो उसके लिए आपको सारी चीजें सीखना पड़ेंगी, और इसके लिए जरूरी है कि आप कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा, जितने हाँ। ज्यादा आप खेलेंगे उतने ज्यादा आप लर्न करेंगे। एज कोच आप क्या रिकमेंड करती हैं कि अभी जारी बात है बच्चों की स्टडी भी चल रही होती है और बाकी और मामलात भी देखने सब चीजें हैं, आजकल बड़ा टेक्नोलॉजी का डिजिटल दौर आ गया है, तो कितने आवर्स मैक्सिमम एंड मिनिमम होनी चाहिए इसकी प्रैक्टिस के लिए, और क्या डेली प्रैक्टिस इसके लिए इम्पोर्टेंट है? देखिए, अगर तो मैंने जैसे कहा कि अगर तो आपने शौकिया खेलना है तो डेली खेलने की जरूरत नहीं है, आप वीक में 3 डेज खेल लें, 2 डेज खेल लें, मतलब एज पर योर जो है वो टाइम शेड्यूल जो भी आपका है उसको आप फॉलो कर लें। लेकिन अगर आप वाकईतन जैसे एक इसको एज ए कैरियर लेना चाहते हैं, जी। एज ए प्रोफेशन आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, लोगों को यही नहीं पता कि ये भी फुल फ्लेज एक प्रोफेशन है। यस, बिल्कुल। मतलब जिस तरह डॉक्टर्स हैं, जिस तरह इंजीनियर्स हैं, जिस तरह पायलट है, और मतलब जितनी भी फील्ड्स हैं, ये भी एक फुल फ्लेज प्रोफेशन है। मतलब इसको भी आप प्रोफेशनली अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे। देखें, डॉक्टर जो है, आपका क्या ख्याल है कि वो 1-2 साल पढ़ के डॉक्टर बन जाता है? नहीं, लाइफ टाइम की देखिए, लर्निंग उसको भी चलती अपनी रहती है ना। जिंदगी के बेहतरीन साल जो है ना वो देने पड़ते हैं। बिल्कुल, और exactly। एक डॉक्टर जो है, मैं तो कहती हूँ कि मैं 10 घंटे ट्रेनिंग किया करती थी, और जो डॉक्टर है वो मेरा ख्याल है हार्डली जब वो MBBS में उसका एडमिशन हो जाता है तो मेरा ख्याल हार्डली उनकी 2 या 3 घंटे की नींद रह जाती है। इतना कंपटीशन है और इतनी टफ एजुकेशन है कि उनको पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये भी वैसे ही है हाँ, कि आपको टाइम देना पड़ेगा। जो मैंने पहले शॉर्टकट का जिक्र किया था ना, वो ये था कि बच्चे और बच्चियां आजकल टेबल पे तो ट्रेनिंग कर लेते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग से घबराते हैं। हाँ, फिजिकल ट्रेनिंग ना होने के बराबर है। ये है शॉर्टकट। अच्छा, फिर वो कैसी रूटीन होनी चाहिए अगर आपको फिजिकली स्ट्रांग होना है? क्योंकि आपने कहा कि नैनो सेकंड्स की ये गेम होती है, अगर नैनो सेकंड आपका इधर उधर कहीं भी फोकस गया तो यू मीन के यू लॉस द गेम ना। हाँ। तो आप किस तरह से अपना मेंटली तौर पर अपने आप को जो है वो शार्प और हेल्दी रख सकते हैं? एंड फिजिकल इंपॉर्टेंस की आपने बात की है, तो किस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए एक प्लेयर का, टेबल टेनिस प्लेयर का रूटीन आप क्या समझती हैं कि किस तरह से उसे स्केड्यूल अपना पूरा दिन करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी तो बात जो है, मैं आपको ये ज़रूर बताना पसंद करूंगी कि जो ये ब्रेन की है ना कि आपके रिफ्लेक्सेस शार्प होने चाहिए और आपकी एजिलिटी बड़ी होनी चाहिए। ये चीज़ें कुछ के अंदर तो गॉड गिफ्टेड होती हैं, ठीक है। सही। कुछ ये है कि कोच के हाथ में होता है। हमारी ट्रेनिंग के लेवल्स होते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग के लेवल्स, ट्रेनिंग के पैटर्न्स कुछ इस तरह के होते हैं कि ये चीजें, जैसे आप एक बच्चे को नर्सरी है, देन प्रेप है, देन 1 है, Step by then step, step by step। इसी तरह रिफ्लेक्सेस या एजिलिटी या आपका ब्रेन को शार्प करना, ये सारी, या गेम की टेक्निक्स को देखना, टेक्निकलिटीज को देखना, ये सारी चीजें कोच स्टेप बाय स्टेप सिखाता चला जाता है। वो ट्रेनिंग उसी तरह से होती है, जिस बच्चे में जो डेफिशिएंसी होती है फिर उसको हम उस पे वर्कआउट कराते हैं। अगर किसी बच्चे की मतलब कोई एजिलिटी नहीं है, या उसका जो है ब्रेन इतना शार्प नहीं है, या वो फिजिकली फिट नहीं है, तो फिर उस हिसाब से ट्रेनिंग के पैटर्न जो है ना वो सेट किए जाते हैं। ठीक। ये मतलब हर बच्चे का, हर प्लेयर टू प्लेयर वेरी करता है। आप एक ही तरह की ट्रेनिंग हर बच्चे को नहीं करवा सकते। ये तो हमने प्लेयर्स के हवाले से बात कर ली कि हमारे पास उतने ट्रेंड कोचेस भी मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरह से आसमा साहिबा ने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक पूरा पैटर्न होता है। तो क्या फैसलाबाद में हमारे पास जो है वो ट्रेंड कोचेस भी मौजूद हैं या नहीं, इस हवाले से भी हम जानेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 एंड टेबल टेनिस के हवाले से बड़ी मजेदार सी चीजें जो है वो मुझे भी आज पता चली हैं कि ये कितनी ज्यादा जो है टेक्निकल गेम है, कितनी ज्यादा इसमें जो है वो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो एक कोच जो है वो बेहतर तौर पर, एक ट्रेंड कोच जो है वो अपने प्लेयर्स को सिखा सकता है, बता सकता है कि आपकी बॉडी की मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ इसमें और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इसमें कितना ज्यादा, और आपका फोकस किसी भी चीज पे जो है ना, फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फिर ऐसी गेम जिसमें तो चंद सेकंड्स की जो है वो पूरे का पूरा आपके हार और जीत का फैसला कर दे, तो उसमें फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसको एक पूरा प्लेयर को तैयार करने के लिए, कहते हैं ना कि हीरे को तराशने के लिए जौहरी की जरूरत होती है, तो इसी तरह से एक प्लेयर के लिए एक कोच की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो आसमा साहब, हमारे यहाँ फैसलाबाद की अगर स्पेशल बात करें तो हमारे पास कोचेस की जो है वो अवेलेबिलिटी है, हमारे पास ट्रेंड कोचेस की जो है वो लॉट मौजूद है, जो कि हमारी आने वाली जनरेशन में से जो हमारे स्टार्स हैं उनको पॉलिश कर सके, उनको बता सकें कि आपने खेलते हुए किन चीजों को मद्देनजर रखना है, किस तरह की टेक्निकलीज हैं और किस तरह से आप जो है वो एक बेहतर प्लेयर बन सकते हैं। अगर आप ट्रेंड कोचेस की बात करें तो वो तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ओके, ट्रेंड कोचेस तो नहीं है, कोचेस हैं। अच्छा, कोचेस हैं, कोचेस हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है कि अब अकलमंद के लिए इशारा काफी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड कोचेस नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो है ना लैकनेस, वो ये है, जो चीज लैक कर रही है और जिसको फोकस करने की जरूरत है वो सिर्फ और सिर्फ यही है। और जो कोचेस हैं भी, अब किसी ऑब्वियसली ये बात बुरी भी लगेगी, और लेकिन जो इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे वो अप्रिशिएट भी करेंगे मुझे, कि मैं तमाम कोचेस के लिए ये कहना चाहूंगी कि वो फिजिकल फिटनेस को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे आजकल। तो अगर फिजिकल फिटनेस नहीं होगी तो आप मुझे ये बताएं, एक बच्चा कैसे सरवाइव करेगा, वो कैसे अच्छा प्लेयर बनेगा? वो तो स्टेमिना से ही मार खा जाएगा। एक प्लेयर किसी और शहर का, फिर किसी और कंट्री का, अगर आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले आप अपने शहर को करते हैं, फिर आप अपने प्रोविंस को करते हैं, देन फिर आप अपनी कंट्री को करते हैं। Exactly. लेवल्स है ना, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने उस लेवल तक जाना है तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप कभी भी अच्छा मैच नहीं जीत सकते। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना, पैसे कमाने में शॉर्टकट, डिग्रियां हासिल करने में शॉर्टकट, जॉब लेने का शॉर्टकट, इसी तरह प्लेयर बनने का भी शॉर्टकट शुरू हो चुका हुआ। अच्छा, एग्जिस्ट करता है शॉर्टकट? एग्जिस्ट करता है, और वो तो फिर लॉन्ग टर्म तो नहीं है, वो तो फिर बड़ा टेम्परेरी होगा कुछ टाइम के लिए। जी बिल्कुल, वो अच्छा परफॉर्मर हो ही नहीं सकता। अच्छा, हमारे पास जो हमारे ट्रेनर्स मौजूद हैं, नॉट ट्रेन्ड ट्रेनर्स, लेकिन जो ट्रेनर्स मौजूद हैं वो कहाँ से मतलब कितने प्लेटफॉर्म्स हैं और कहाँ पे हमें ऐसे ट्रेनर्स मिल जाते हैं जहाँ पे जाके जो है बच्चे सीख सकते हैं? प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें, अब थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज पर आ जाते हैं कि फैसलाबाद के प्लेयर्स के लिए कितने मौके फैसलाबाद में मौजूद हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वो जाके सीख सकते हैं? एक्चुअली हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे बने हुए हैं, यहाँ पर हॉल हैं डिफरेंट शहर के डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, तो एक वो है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो वहाँ पर बच्चे जाते हैं और खेलते हैं। लेकिन जो मैंने आपसे कहा है कि वो फिजिकल फिटनेस की बहुत ज्यादा कमी है। वो खेलते तो हैं, अपनी ट्रेनिंग करते हैं, वो टेबल के ऊपर प्रैक्टिस तो है, लेकिन उससे हटके फिजिकल फिटनेस के ऊपर किसी का फोकस नहीं है। और वो सिर्फ बच्चा अगर ये समझता है, प्लेयर अगर ये समझता है कि मैं सिर्फ टेबल ट्रेनिंग करके तो मैं कोई बहुत हाई लेवल अचीव कर लूंगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। और ये गलत फहमी क्रिएट कैसे हुई, नहीं होनी चाहिए। और किसकी शय पे हो रही है, कौन इसको अप्रिशिएट करता है? आप देखें कि मतलब मैं समझती हूँ कि जूनियर प्लेयर्स जो है वो हमारा एसेट है। एग्जैक्टली, वो हमारा टैलेंट है, वो आने वाली जनरेशन है हमारी। अगर हम उसको सही तरीके से सही लेवल पे ट्रेन नहीं करेंगे तो हम अपना
कोई भी आउटपुट जो है ना, हम अपने चाहे वो डिवीजन लेवल पर हो, पंजाब लेवल पर हो या पाकिस्तान लेवल पर हो, हम अपना टारगेट नहीं अचीव कर सकते। तो वन शुड बी सीरियस। जो सीरियस प्लेयर है ना, उनकी कमी है। अच्छा, प्लेटफॉर्म से हमारे पास है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे दीगर खेलों को भी हम डिस्कस करते रहते हैं, तो हर डिपार्टमेंट से जो है, हर सेक्टर से, डोमेन से एक चीज जो है वो बड़ी कॉमन होती है, रिसोर्सेज की कमी। जैसे कि इक्विपमेंट्स नहीं है, खेलने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, जगह है तो वहाँ पे जो है वो सहूलियात का फुकदान है। तो टेबल टेनिस में जो प्लेटफॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं उसमें हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, हर प्लेयर के लिए इक्वली इक्विपमेंट्स, इक्वली जो फैसिलिटेशंस हैं उनको दी जाती हैं? नो, क्योंकि इक्विपमेंट की जहां तक बात है उसमें आपको हॉल मिल जाएगा, टेबल मिल जाएगा एंड दैट्स इट। रही बात आपके रैकेट्स की, बॉल्स की, अदर देन जो भी इससे रिलेटेड चीजें आपको चाहिए, अपना खुद लेता है। अच्छा। और अब आप देखें कि टैलेंट ये एक कुदरती अमर है कि टैलेंट आपको ज्यादातर जो है वो मिलेगा देहातों में, हाँ, गांव में, हाँ, या गवर्नमेंट के स्कूल्स में। आपको टैलेंट आप देख लें, कोई भी आपको बहुत कम आपने सुना होगा कि कोई जो प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल्स हैं या कॉलेज हैं, उस लेवल पे आपने सुना होगा कि जी वो इंटरनेशनल प्लेयर बन गया। और ये हमारे यहाँ वाकई एक चीज जिससे मैं भी एग्री करती हूँ कि बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं होती है, वो वहां पे बड़ा मात खा जाते हैं। लेकिन हम दुआ को है कि हमारी गवर्नमेंट की इस तरफ तवज्जो जाए और वो इस तरह की फैसिलिटीज, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें कि हर बच्चा जो है वो इक्वली उसको अवेल कर सके। आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम का हिस्सा बनी और इतनी जो है इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की। आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत सारी गाइडेंस भी मिली होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में और भी आसानियां पैदा करे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।